नाजरीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है एक नया प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें महज सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उन्हें सिर्फ 2 मिनट ही मिल पाते हैं, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासत टीवी के जर्नलिस्ट जनाब शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के अखबार का प्रोग्राम लोकल ख़बरों से। इसमें केटीआर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। केटीआर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस जो तेलंगाना की हुकूमत है वो जो किसानों की कर्ज माफ़ी है उसमें बहुत ढीलापन अपना रही है, कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया जा रहा है। और ये केटीआर मुझे लगता है काफ़ी दिन से इस बात पे कई टिप्पणियां कर चुके हैं और अभी फिर इन्होंने आज ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनकी कर्ज माफ़ी सिर्फ अभी 40% की गई है। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी इस बारे में जानकारी देने की बात कही है। शायद क्या कहें? जी, जैसा कि आपने कहा कि केटीआर जो कि लगातार, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उसमें भी लगातार जो केटीआर हैं वो लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी, हालांकि हम कांग्रेस को लेकर केटीआर की बात करें या भाजपा की बात करें, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो तेलंगाना गवर्नमेंट पर बस एक ही चीज़ पे बार बार फोकस किया जा रहा है जो कि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, और वो है कर्ज माफ़ी। मुझे लगता है कि जिस तरह से केटीआर लगातार कर्ज माफ़ी को लेकर घेर रहे हैं, शायद विपक्ष को ये मौका मिल रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस कर्ज माफ़ी कर रही है, अब शायद कांग्रेस जिस तरह से कर्ज माफ़ी लगातार करते जा रही है, हालांकि उन्होंने जिक्र किया है 40%, हालांकि हमने सीएम को भी देखा था कि उन्होंने कहा था कि अभी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से पूरे काम नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल अभी उन्होंने 40% यानी 40% जो है उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ कर चुके हैं। फिर भी लगातार केटीआर जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इसके साथ साथ राहुल गांधी का भी जिक्र किया उन्होंने कि जल्द से जल्द पूरे किसानों का कर्ज माफ़ हो चुके। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस कर्ज माफ़ी को लेकर या फिर तेलंगाना में कांग्रेस काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो केटीआर हैं वो अपनी पार्टी को लेकर काफ़ी चिंतित है। हालांकि बीच में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से केटीआर, माफ़ कीजिएगा, जब बीआरएस जो है लगातार नीचे गिर रही थी तो अब बैक टू बैक लगातार केटीआर एक से करके कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीआरएस को स्थिरता पर लाने के लिए, बराबर पटरी पे एक तरह से लाने के लिए वो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि वो कर्ज माफ़ी को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो जो तेलंगाना की गवर्नमेंट में अभी जो रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट चला रहे हैं, सरकार यहाँ पर चल रही है, तो उनका साफ कहना है कि धीरे धीरे हम किसानों को जाकर कर्ज माफ़ी उसको पूरा करेंगे। और पिछले बयान में आपने ही जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि हम वो पॉलिसी लाना चाहते हैं कि जो असल हकदार हैं, जो कर्ज किसान लिए हुए हैं, बेहद आसानी के साथ उन तक पहुंच जाए। बिल्कुल। और इसी बीच दूसरी अहम खबर तेलंगाना की जो है वो ये है कि तेलंगाना के कई अखबारों ने, चाहे वो हिंदी का वार्ता हो, उर्दू का सियासत हो या फिर इंग्लिश का तेलंगाना टुडे हो, और भी कई सारे अखबारों ने खबर को काफ़ी जगह दी। उसमें वो खबर ये है कि बंडी संजय कुमार ने बीआरएस पे एक बहुत तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा है बीआरएस अपना वकार खोती जा रही है, बीआरएस कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि बीआरएस बीजेपी के साथ मिलेगी, और वहीं फिर बीजेपी ने बोला था कि बीआरएस कांग्रेस के साथ जाएगी। लेकिन आज का जो हम बयान देखें जो अखबारों में छपा है कि बंडी संजय ने बोला है कि बीआरएस अपना वकार खो रही है और बहुत ही जल्द बीआरएस ख़त्म पार्टी हो जाएगी, बीआरएस का कोई वजूद नहीं बचेगा। देखिए, बंदी संजय ने कहा कि बीआरएस अपना वकार खो रही है। अब शायद इसको कोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बंदी संजय का ऐसा स्टेटमेंट आया है कि बीआरएस जो है अपनी वकार खो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में कहीं बीआरएस बीजेपी में तो शामिल ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बीआरएस पे ही दोनों पार्टियां खेल रही हैं, कांग्रेस हो या भाजपा हो। भाजपा का ये आरोप है कि बीआरएस कांग्रेस में जा रही है, कांग्रेस का ये आरोप है कि बीआरएस भाजपा में जा रही है। तो ऐसा ना कि फुटबॉल बनकर बीआरएस दोनों के बीच खेल रही है। बंदी संजय कुमार का जहां तक कहना है कि बीआरएस महज एक वो अपनी वकार खोती जा रही है। तो जैसा कि हालिया में 2024 का जो आम इलेक्शन हुए थे, तो अगर अपनी वो वकार खोती तो शायद ऐसा आरोप था, मेरा मानना नहीं, ऐसा आरोप लगाए गए थे कि बीआरएस जो है वो बीजेपी को अपना वोट
मोड कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर बीआरएस अपनी वकार खोती तो फिर क्या चीज़ की ज़रूरत थी कि बीजेपी बीआरएस की तरफ जाती। सवाल ये भी है। दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी पे ये आरोप लगते रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, उसको तोड़कर बीजेपी अपने कटघरे में खड़ा कर लेती है। हमें बिहार में भी जो केस हुए थे उसे नहीं भूलना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। बीजेपी ने भी लगातार उन पर हमलावर वहाँ पे हुए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को लगातार घेरने की कोशिश की। आखिरकार ये हुआ कि बीजेपी नीतीश कुमार के पल्ले जाकर बैठ गई। तो यहाँ पर भी बंदी संजय कुमार ने कहा है कि बीआरएस अपनी वकार खोते जा रही है। अब ये तो वक्त तय करेगा कि क्या बीआरएस को बीजेपी की जरूरत पड़ती है या बीजेपी को बीआरएस की जरूरत पड़ती है, या बीआरएस कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पे हुकूमत चलाती है। क्योंकि बीआरएस की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अभी तक यही इतिहास देखा गया है कि जो भी पार्टियां बीजेपी में शामिल होती हैं अक्सर वो पार्टी अपनी वजूद खो देती हैं। तो शायद हो सकता है कि बीआरएस अपनी वकार बचाने के लिए कांग्रेस का साथ ले या ना ले, लेकिन अब ये वक्त तय करेगा कि बीआरएस को किसकी जरूरत पड़ती है और बंदी संजय कुमार कहां तक सही होते हैं। क्या बीआरएस बीजेपी में बाद में शामिल होती है? अगर शामिल होती है तो फिर बंदी संजय कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस खबर को भी काफ़ी सारे अखबारों ने एक अपनी खबर बनाया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 2 रोज़ा दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। और उन्होंने ये बात कही है कि जो आंध्र प्रदेश के लिए जो मतलब बजट में जो 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल वो दिया गया है, वो जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश को दिया जाए ताकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो जल्द से जल्द शुरू किए जाएँ। वो 15,000 रुपये जो वो एक बजट जो दिया गया है वो आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल बजट के हिसाब से दिया गया, जिस हिसाब से बिहार को भी एक इस बजट में कुछ 25-26 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस बजट को सेशन करें और हमें अपना काम शुरू करने। जी देखिए, मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू एक तो सत्ता में इस बार वो सत्ता में है आंध्र प्रदेश में। दूसरी बात ये है कि आंध्र प्रदेश को लेकर चंद्रबाबू नायडू के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तो हाल ही में तेलंगाना से अलग होना, फिर उसके बाद कई सारे विकास कार्यों को लेकर चलना, इसके बाद जो अभी हाल ही में काफ़ी इसकी चर्चाएं भी हुई थी कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने स्पेशल 2 ही लोगों को बजट दिया है, बिहार की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें। दूसरी बात यह है कि जैसे बजट पेश हो गए, बजट इनको दिया गया, उसके बाद अभी जिस तरह से बजट राज्य सरकार को नहीं दिया गया है तो काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की भी ज़रूरत है कि वो अपने राज्य को लेकर विकास के कार्यों को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम करे, क्योंकि वहाँ पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे अगर विकास आपका काम कराना हो तो फिर उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से तो उनको बजट दे दिया गया है, लेकिन अभी तक जो असल पैसे जो उनको आवंटित नहीं किए गए, इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू काफ़ी चिंतित हैं और इसी को लेकर वो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द पैसा दिया जाए ताकि विकास कार्यों को लेकर आंध्र प्रदेश के लिए बेहतर कुछ काम किया जा सके। बिल्कुल। और अगर हम नेशनल न्यूज़ की तरफ चलें तो 3 दिन से एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो बीजेपी में जाने वाले हैं। और कल फिर उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी और ये कहा है कि हमें बहुत वहाँ पे अपमान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब ये वापस आने वाले थे हेमंत सोरेन, उससे 2 दिन पहले उनको कुछ भी बिना बताए उनके जितने भी प्रोग्राम थे वो सारे रद्द कर दिए गए और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उसमें मुख्यमंत्री को बाद में पता चला कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। बिल्कुल, अगर मैं सही हूँ तो उनसे उस वक्त ही इस्तीफ़ा लिया गया था। तो उनका ये कहना है कि मुझे इतना बड़ा अपमान झेलना पड़ा है कि एक मुख्यमंत्री के रहते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, उसमें उसके बारे में मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी पता नहीं है। मुख्यमंत्री के जो भी जो भी कार्यक्रम थे या कहीं आउटडोर जो भी जाना था वो सारे कैंसिल कर दिए गए। इस बिना पे वो अभी तक तो शामिल नहीं हुए बीजेपी में, लेकिन खबर ये भी आ रही कि बहुत जल्द वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी में फिर हेमंत सोरेन ने भी एक टिप्पणी की है कि बीजेपी देश को तोड़ती है, बीजेपी देश में कानून को तोड़ती है और बीजेपी एक पार्टी को भी तोड़ने वाली पार्टी बन गई है। बिल्कुल।
जैसे कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे उसके बाद से जल्दीबाजी कह ले या कुछ भी कह ले, चंपई सोरेन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि चंपई सोरेन की बात करें तो वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काफ़ी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और वो आदिवासी तबके से भी आते हैं, तो ऐसा कहा गया कि उनका मुख्यमंत्री बनाना एक तरह से हेमंत सोरेन के लिए काबिल तारीफ था और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर उन्होंने हालिया में एक स्टेटमेंट दिया, उसमें ये कहा है कि जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर हैं उसके बाद से एक विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। हालांकि विधायक दल की बैठक जब होती है तो उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी होती है। इन्होंने ये कहा है कि उस बैठक के दौरान क्या रणनीति है उसके बारे में मुझे नहीं बताई गई। जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद से मुझे वहीं पर इस्तीफा ले लिया गया, जैसा कि उनका मानना है। फिर उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अपमान झेलना पड़ा। उसके बाद से अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ विधायक के साथ वो दिल्ली में गए हैं। हालांकि इस पर उन्होंने ये कहा है कि अभी हम जहाँ हैं वहीं हैं और दिल्ली में मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है, वो जल्दीबाजी कर दिए हैं। दूसरी सवाल ये भी है कि अगर हेमंत सोरेन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो अगर चंपई सोरेन को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया था तो क्या चंपई सोरेन वो जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं? और ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे उसके बाद जैसे वो बाहर आए उसके बाद से शायद उनको ये भनक लग गई हो कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे बीजेपी लगातार जहाँ पे उनके गवर्नमेंट नहीं है वो लगातार सरकार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सब विपक्ष आरोप लगाते हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन को पहले ये भनक लग गई है कि शायद यहाँ पे भी कुछ खेला हो सकता है, इसकी वजह से वो जल्दीबाजी में उन्होंने अपनी शपथ ली हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार क्या जल्दीबाजी थी? अभी इलेक्शन हालांकि वहाँ पे होने वाले थे लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से वहाँ पर डेट जारी नहीं किए गए, तो आखिरकार चंपई सोरेन को भी क्या इतनी जल्दीबाजी थी कि वो लगातार दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली जाकर कुछ विधायक को लेकर बैठे हुए। अगर हेमंत सोरेन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो चंपई सोरेन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अगर उनको राज्य के हित में ही सोचना था तो उनके पास ऑप्शन बीजेपी ही क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। और इसी बीच एक दूसरी अहम खबर को काफ़ी अखबारों ने एक अच्छी जगह दी है, काफ़ी अखबारों में वो सुर्खियाँ बनी हैं कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये बोला है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस जहाँ जहाँ थी उस वक्त से अब तक कांग्रेस ने जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहाँ से जो मतलब वहाँ का एक तबका है, हिंदू कह लें, अल्पसंख्यक कह लें, उनको नागरिकता नहीं दी। उन्होंने ये बहुत ज़ोर देकर कहा है कि कांग्रेस की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उनको हिंदुस्तान में एक नागरिकता नहीं दी गई। हालांकि कल उन्होंने अहमदाबाद में 188 लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि मुसलमानों को, ख़ासकर मुसलमानों को सीए से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सीए में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुसलमान को डर पैदा हो। ये सिर्फ अपोजिशन है जो मुसलमानों को, या उन्होंने कहा कि एक तबके को भड़काने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अमित शाह ने ये कहा कि सीए को लेकर मुसलमानों को डरने की बात नहीं। सबसे पहले बात ये भी है कि मुसलमान तो किसी से डरता है भी नहीं। जहाँ तक बात है सीए की, तो सीए के साथ सीए अगर एक सिक्के का पहला पहलू है तो दूसरा पहलू है एनआरसी। आप तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर श्रीलंका में जो हिंदू परेशान उनको आप क्यों नहीं लेकर आते हैं? आखिर उनसे आपकी हमदर्दी नहीं है क्या? फिर आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, हिंदुस्तान में जो लगातार बॉम्ब लिंचिंग होते जा रहे हैं उस पर आपकी सरकार, गवर्नमेंट खुलकर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? आप अल्पसंख्यकों पर जो लगातार बॉम्ब लिंचिंग होते जा रहे हैं उस पर खुलकर ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? आप अच्छी बात है, आप सीए के तहत नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको राजनीति के तहत आप नहीं मोड़ कर रहे हैं? आपका ये मानना है कि 2014 तक, यानी आपके बाद जो गवर्नमेंट बनी है 2014 में, उस वहाँ तक जो अगर बाहरी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आते हैं उनको आप नागरिकता दे रहे हैं, तो क्या बाहर में आप देश के दरवाजा सिर्फ एक खास समुदाय के लिए खोल दिए हैं, सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर? तो क्या आपकी हमदर्दी अल्पसंख्यक में मुस्लिम नहीं आते? आप आखिरकार मुस्लिमों को यहाँ पर नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग को लेकर निशाना साधने की कोशिश की जाती है। हालांकि विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगाता है कि ये भाजपा का बस एक षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर बीजेपी को सच में, आप एक तरफ तो दूसरे लोगों को लाकर यहाँ पे भर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहे हैं, और उसी के साथ आप ये बात करते हैं कि हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन हमारे बढ़ रहे हैं, तो हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बाहरी लोगों को लाकर अगर यहाँ
यहाँ पे अगर आप नागरिकता को देते हैं तो क्या यहाँ पे फिर आप यहाँ पे जो जनसंख्या की बात करें उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, फिर आप कैसे हम दो हमारे दो की बात करते हैं। और अगर उनको आप नागरिकता दे रहे हैं, अच्छी बात है दीजिए, तो उनके साथ जो और भी समुदाय के लोग हैं, जो हमारा इस देश का संविधान करता है, सबकी नागरिकता की बात करता है, सबकी समानता की बात करता है, तो सबको लेकर साथ चले। आखिर ये दोहरी रणनीति नहीं है तो फिर क्या है? बिल्कुल सही बात है। जब आप एक तरफ बोलते हैं कि मतलब मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने खुद राजस्थान में एक बयान दिया था कि कुछ लोगों के बच्चे ज़्यादा होते हैं जिनको कांग्रेस सब कुछ दे देती है। हालांकि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन जब आप बाहर से लाओगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी हिंदुस्तान की, वो आएंगे उसके बाद फिर बढ़ेगी। रोज़गार भी दीजिए आप, और उसको एजुकेशन दीजिए, हेल्थ दीजिए, अच्छे मकान रहने के लिए दीजिए, सारी चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच जो खबर आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है वो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टरी की स्टूडेंट थी, एक नर्सिंग कर रही थी, उसके साथ जो रेप और मर्डर का केस सामने आया, उसके बाद पूरे देश में एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर जगह के डॉक्टर, चाहे वो कोलकाता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और कई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, कई बड़े लोगों ने भी इस पे अपनी बात रखी है कि जब डॉक्टर ही सेफ़ नहीं है तो फिर आम नागरिक कैसे सेफ़ होगा। लेकिन इसी बीच राजस्थान में भी आज एक खबर आई है कि राजस्थान के जोधपुर में मंदिर के पास सो रही माँ को उठा लिया गया, बच्ची को उठा करके ले गए। वो बच्ची महज 3 साल की थी। 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, उसको फेंक दिया गया। वहीं दूसरी एक और राजस्थान से खबर ये आई है कि राजस्थान में एक 14 साल की बच्ची को भी उठा लिया गया, उसके साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और फिर उत्तराखंड में एक, वो कहते हैं ना कि लड़कियां सफ़र नहीं कर सकती अकेले, उत्तराखंड में एक बच्ची बस से जा रही थी, तो बस में उसको कंडक्टर और ड्राइवर, उसने फिर फ़ोन किया, 2-4 लोग और आए, तो टोटल 5 लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया है। इस पे कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक केस को इतना उठा दिया गया है कि पूरी मीडिया सिर्फ कोलकाता रेप केस पे ही अटकी हुई है। हालांकि कई केसेस हो रहे हैं, बिहार में हुए, उत्तराखंड में हुए, यूपी में हुए, हर जगह केसेस हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक केस को प्रोपेगेंडा बना करके, हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक सख्त कानून बने, सख्त, जितना भी सख्त कानून बनना चाहिए उससे भी सख्त कानून बन सकता है। नहीं, आपने कानून की बात की, वैसे भी अगर देखें रेप के मामले में कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन अगर उसको कानून के तहत अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। हमने देख रहा है कि कोलकाता में किस तरह से लगातार जो मामले बढ़े हैं, जो कोलकाता जो डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरे तरफ जिस तरह से कोलकाता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हाल ही में अभी उत्तराखंड में भी 2 केस आए, राजस्थान में भी 2 केस आए, उत्तर प्रदेश में भी 1 केस आए, तो आखिरकार यहाँ के जो केस हैं उसको लेकर जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उत्तराखंड और राजस्थान को इसलिए बचाया जा रहा है कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है? हालांकि अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में लगातार ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस मामले में लगी हुई है, सीबीआई जांच हो चुके हैं, आरोपी अरेस्ट हो चुका है, तो फिर आखिरकार इसमें इसको अलग एंगल देने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर सच में हर एक देश की हर एक बेटी सबकी बेटी है और हर एक बेटी बेटी है, किसी एक के साथ भी दरिंदगी होती है तो वो सबके लिए सोचने वाली बात है। लेकिन बात यह है कि अगर महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, जो राजस्थान की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पर अगर इस तरह के केसेज हो रहे हैं तो वहाँ को लेकर प्रधानमंत्री या फिर जो अन्य जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं? अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है जो कि इलाहाबाद का जो एक रेपिस्ट था, जिस पे आरोप था कि उसने 100 एज की, जो 100 एज महिला की हो चुकी थी, उन पे रेप करने का उसका आरोप था। नाम था उसका अंकित पुनिया। ये मामले हुए थे 29 अक्टूबर 2017 को ये केस फाइल किया गया था। हालांकि 20 दिसंबर 2020 को उम्र कैद की सज़ा जो वहाँ का मेरठ कोर्ट है उसने सज़ा सुना दी थी। 20 दिसंबर 2020 को उसने मेरठ कोर्ट जो है उसको कई सारे मामलों के लेकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज क्या हुआ, 1 से 2 दिन पहले जो अभी बयान आया है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस शख्स को बरी कर दिया है। बड़े इस आधार पे किया है कि जो उसने सबूत दिए थे वो साक्ष्य नहीं है और ये कहीं प्रूफ नहीं होते हैं कि उसके साथ रेप किया गया है, जबकि 100 साल, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कहा जा रहा है, इसकी तरफ से क्या बयान दिया गया है कि वहाँ कुछ पैसे थे, उसको लेकर इन्होंने गलत मुझ पे आरोप लगाए हैं और उसके बाद मुझे जेल में डाला गया। अब बताएं, महज पैसे के लिए कोई इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो एक तरफ तो आप देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा सख्त, बहुत कानून सख्त है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से चढ़ के इसकी बात करते हैं कि अगर आरोपियों को सजा हो तो बड़े पैमाने पर, बड़े अखबार पर उनको जगह दी जाए। तो फिर इन तरह के लोगों को बड़े अखबारों में जगह क्यों नहीं दी जाती है कि जहाँ एक तरफ 100 जिस
महिला की उम्र 100 होती है, उसने अपने ऊपर रेप के आरोप लगाए हों, और एक दूसरी तरफ जो मेरठ कोर्ट है उसने ऑलरेडी उसको उम्र कैद की सजा सुना दी है, लेकिन वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको आज बरी कर दिया। तो एक तरफ वही हम देखें गुरप्रीत राम रहीम की, राम रहीम पे भी रेप के आरोप हैं, लेकिन वो बार बार पैरोल पे बाहर आ जाता है। तो एक तरफ तो हमको इस मामले में ढकेल दिया जाता है कि हम रोड पे उतरकर कैंडल मार्च कर रहे हैं, आरोपियों को जेल में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी जेल में है वो जेल से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? गवर्नमेंट उनको लेकर आखिर चिंतित क्यों नहीं है? आखिरकार ऐसे आरोपी को 2 साल 6 साल जेल में बंद करने के बाद उनको क्यों फिर बाहर कर दिया जाता है? हमने बिल्किस बानो में भी केस में देखा किस तरह से माले पहनाए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप प्रोटेस्ट इसलिए करवा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो आरोपी है उनको जेल भेजो, कड़ी से कड़ी सजा दो, दूसरी तरफ जो आरोपी है उसको आप बाहर निकाल रहे हो। बिल्कुल, और इन चीज़ों के लिए कहीं गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती जिस तरह आपने बोला बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया तो उनको माला पहनाई गई, हालांकि उनको मुंह भी मीठा करवाया गया और काफ़ी सारी रैलियां निकालेंगे उनको। जब उस वक्त गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे तो उन्हीं के किसी रिश्तेदार की कैंपेनिंग में भी वो एक रेपिस्ट गया था जिसको सज़ा हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट सख्त होनी चाहिए इन चीज़ों पे, जितनी ज़्यादा सख्त हो उतना ही। ममता बनर्जी को लेकर जो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, तो क्या इस्तीफा देने से उनको इंसाफ मिल जाएगा? अगर इंसाफ मिल जाए तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे, और अगर कोलकाता में एक केस हुआ है ममता बनर्जी इस्तीफा दे तो फिर उत्तराखंड और राजस्थान के भी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। वहां पे बैक टू बैक 2 घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिल्कुल, यहाँ की भी गवर्नमेंट इस्तीफा दे। फिर आप किन मामलों में बात करते हैं, कहाँ इंसाफ की बात करते हैं आप? वही राजस्थान से एक और खबर छपी है अखबारों में कि राजस्थान के एक हिंदू धर्मगुरु ने ये मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने की अपील की है। एक हिंदू धर्मगुरु ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने की अपील की है, वहीं एक अपील या आह्वान किया है। उसी बीच एक खबर और आई थी कि महाराष्ट्र के थाने में भी एक हिंदू धर्मगुरु ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बोला था। इन सब चीज़ों को देखें, और फिर एक मौलाना सलमान अजहरी हैं जिनको सिर्फ एक वीडियो क्लिप के वजह से आज तक उनको अरेस्ट किया हुआ है, वो जेल में अभी। ये जब हिंदू धर्मगुरु इतने बड़े बड़े बयान देते हैं तो उन पर कोई भी एक्शन नहीं होता है। वहीं अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु या उसकी कोई क्लिप हल्की से वायरल भी हो जाती है उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके घरों को गिरा दिया जाता है। काफ़ी सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं कि वो दोषी हैं। लेकिन ये जब धर्मगुरु जो हिंदू धर्मगुरु वो ऐसी बातें करते तो उन पर कुछ भी एक्शन नहीं होता। हमने देखा ये तो वीडियो क्लिप वायरल होने की तो दूर की बात है, हमने देखा कि कैसे ईद वगैरह के त्यौहार पर भी अगर कोई स्टेटस लगा दे तो उसको लेकर काफ़ी विवाद होते हैं, FIR दर्ज हो जाते हैं। आपने अभी महाराष्ट्र का जो जिक्र किया उसमें रामगिरी महाराज जो है उन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद साहब है जो कि मुस्लिम काफ़ी उनकी इज्जत करते हैं और होना भी चाहिए, जो कि उन्होंने एक लेकर उन पर बयान दिया है जो कि विवादित बयान है, उसका जिक्र करना भी मुझे लगता है सही नहीं है। और उनके इस बयान के बाद उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज कब हुई? जब लगातार महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो रोड पर उतरे, प्रोटेस्ट किए, उसके बाद उन पर FIR दर्ज होती है। फिर उसके बाद से उनका क्या बयान आता है कि अगर ये अगला मामला है, इसके बाद उनका क्या कहना है कि अगर अगला मामला दर्ज हुआ तो नोटिस देखेंगे। अभी ऑलरेडी FIR हो चुकी है, फिर उनका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि अगर अगला मामला दर्ज होगा तो हम देखेंगे। वही दूसरी तरफ देखें कि जो सलमान अजहरी का आपने जिक्र किया कि उन पे बस एक सोशल मीडिया का वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, उस वायरल के बुनियाद पे अभी तक वो जेल में बंद है। तो एक तरफ तो जो आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं, अगर वो कुछ बोल दे तो आप सीधा उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देते हो। दूसरी तरफ एक जो लोग हिंदू धर्म गुरु की बात करें तो वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं, फिर भी आप उनकी गिरफ्तारी नहीं करते हो और उनका बयान ये आता है कि अगर अगला नोटिस आया तो हम देखेंगे। तो आखिरकार हिंदुस्तान में एक कानून है और एक कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर एक हिंदुस्तान में एक कानून, इस्लाम माफ कीजिएगा धर्म देखकर आखिरकार क्यों? क्या ये सांप्रदायिक भड़काने की कोशिश नहीं है? अगर इस जगह पे कोई ऐसे मुस्लिम ऐसे बयान दिए होते तो क्या अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती? बिल्कुल हो गई। सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कैसे जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो तलवार बांट रहे हैं। तलवार इसलिए बांट रहे हैं, उनका क्या कहना है कि मुस्लिमों के पास तो छुरा है, हमारे पास क्या है, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो क्या इस देश में तलवार बड़ा है या फिर संविधान बड़ा है? या तो आप तलवार लेकर संविधान को अड़े हाथ में ले रहे हो, या फिर अगर संविधान को मानते हो तो फिर तलवार की जरूरत क्यों है? और सबसे बड़ी सवाल यह है कि जहां पे ऐसे स्थानीय वीडियो वायरल होते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्या ऐसी चीजें हैं जो पुलिस को ना मिले?
हर एक चीज़ खुफिया एजेंसी से उनको मालूमात होती है। तो फिर कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन सब मामलों में संज्ञान नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में, उनके देखरेख में ही ऐसे बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। और वहीं एक ख़बर इंटरनेशनल भी है, जो सियासत में, मुंसिफ में और कई सारे तेलंगाना के अखबारों में इस खबर को एक बड़ी अच्छी जगह दी गई है। वो ये कि जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा है कि फ़िलिस्तीन में जो चल रहा है वो जल्द से जल्द बातचीत के ज़रिए ख़त्म होगा। जो इजराइल फ़िलिस्तीन पे, गाज़ा पे जो हमला कर रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म होगा और ये बात अब दोहा में होगी। इजराइल, अमेरिका, हमास, इन सब लोगों की एक मीटिंग होगी। मीटिंग में इस बात पर होगा कि जल्द से जल्द इस जंग को ख़त्म किया जाए। ये अभी आज ही की न्यूज़ है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो गए हुए हैं इजराइल और वहाँ पे वो शांति समझौते की बात हो रही है। हालांकि इजराइल लगातार हमास पे हमला कर रहा है और इजराइल का कहना है कि हमास नहीं चाहता शांति समझौता हो और हमास का ये कहना है कि इजराइल नहीं चाहता कि शांति समझौता हो। हालांकि देखिए कि कई जान माल का नुकसान हो चुका है, करीब 30,000 से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े और जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका का ये मानना है कि बहुत जल्द ही शांति समझौता होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द ही, बहुत देर हो चुका है और इस पे कई देशों ने ये कोशिश की कि शांति समझौता हो जाए। लेकिन हमास और इजराइल की जो अपनी अपनी वार्तालाप है वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि हमास नहीं चाहता शांति समझौता हो, वह इजराइल नहीं चाहता शांति समझौता। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत देर हो चुकी है और जितना जल्दी हो सके शांति समझौता होना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहें और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ हमें और शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।